पर कैसे पानी पी पी कर कोसा गया था पाकिस्तान को और किस तरह से दूसरी पार्टियों को पाकिस्तान परस्त और सब कुछ कहा गया था। देश की राजनीति में जब तक पाकिस्तान हिंदू मुसलमान न किया जाए तो बीजेपी एक भी इलेक्शन नहीं जीत सकती है। क्या ये अमेरिका का दबाव है? क्या जियोपॉलिटिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन बदल रही है, क्या उसकी वजह से ये नरम पड़ते हुए तेवर हैं? जो आरएसएस पाकिस्तान को आतंकी नेशन कहते नहीं थकता था और आज वो पीस की बात कर रहा है कि नहीं, वो तो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान से दोस्ती करेंगे। टेलीविजन चैनल पे कोई पत्रकार ही कह दे तो तुरंत कह देंगे आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान परस्त हो, आप मुसलमान परस्त हो, आप देशद्रोही हो और पता नहीं क्या क्या हो। ये बात 12 साल बाद आज क्यों हुई? हमें ये क्यों ज्ञान आ रहा है कि हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से तब जब वो चाइना से दोस्ती कर चुका, जब वो रशिया से दोस्ती कर चुका, जब वो ट्रंप के साथ उनके मीडिएशन में लगा हुआ है इजराइल के, तो हम फादरलैंड इजराइल को क्या कहेंगे? अब जैसे ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं या किसी भी मुसलमान कंट्री के साथ, तो आपको जानना चाहिए कि आपके बगल में जो बांग्लादेश है वो भी मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान है, फिर तालिबान अफगानिस्तान मुसलमान है, मालदीव भी मुसलमान है, और उसके बाद वापस अब आ रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो आप करें नहीं, पाकिस्तान से बातचीत भी होनी चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ शायद ये तरह का सरप्राइज था, शॉक था भारत के लिए और आर्मी के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है अब तो ईरान भी उनका दोस्त है, वो भी किसी तरह से मदद करे। मुसलमानों, क्रिश्चियनों और सिखों उसको छोड़ दीजिए, पारसियों को आपने तो हिंदुओं को अपना दुश्मन बना रखा है। ये पाकिस्तान परस्त हैं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इतनी गंदी राजनीति करने देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, कि उनके ऊपर अभी गोले फेंकने हैं, और तुरंत कहें कि नहीं अब उसके बाद जो है उनके साथ जो है फुटबॉल भी खेलना है, क्रिकेट के गोले फेंकने। पल भर के लिए आप ये इमेजिन करिए कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता अगर ये कह दे कि हमें पाकिस्तान से अपने व्यापारिक जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करना चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए, बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, एक संवाद होता रहना चाहिए, जो वीजाज हैं वो व्यापारिक जो वीजाज हैं वो मिलते रहने चाहिए और एक संवाद जो है उसकी खिड़की खुली रहे। तो सोचिए अब तक जो गोदी मीडिया है या भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी आईटी सेल है उसने कितनी हाय तौबा मचा दी होती। अब तक तो सर्टिफिकेट्स बढ़ चुके होते, राहुल गांधी से लेकर और तमाम जो नेता जो अगर इस तरह की कोई भी बात कहते या इसकी एक लाइन भी अगर इस्तेमाल कर लेते तो उन्हें देशद्रोही अब तक करार दे दिया होता, पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त करार देके कह दिया होता देखिए हम तो कह ही रहे थे कि तो मुस्लिम लीग पार्टी है। लेकिन क्या हो जब यही तमाम बातें आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता यानी कि नंबर 2 पोजीशन पर जो नेता हैं दत्तात्रेय हाउस बोले, अगर वो इस तरह की बात करें तो फिर इसके मायने क्या हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहना चाहिए। किसी भी देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा जरूरी है, लेकिन हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार, वाणिज्य और वीजा जारी करना बंद नहीं होना चाहिए, संवाद के लिए हमेशा एक खिड़की खुली रहनी चाहिए और इसी वजह से कूटनीतिक संबंध बनाए रखे गए हैं। ये कहना है सरकार्यवाह आरएसएस के दत्तात्रेय होस बोले। और अगर कोई बहुत मासूमियत तरीके से ये कहे कि आरएसएस की लाइन है, ये बीजेपी की लाइन नहीं है, तो उस पर आप सिर्फ हंस ही सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस कोई अलग अलग नहीं है। अभी आप 5 राज्यों में इलेक्शन खत्म हुए हैं, वहां पर कैसे पानी पी पी कर कोसा गया था पाकिस्तान को और किस तरह से दूसरी पार्टियों को पाकिस्तान परस्त और सब कुछ कहा गया था। और अब आप ये सोचिए कि खुद अगर आरएसएस ये कहते हुए नजर आ रही है तो ये शिफ्ट जो है इसको किस तरह से देखा जाए। देश की राजनीति में जब तक पाकिस्तान हिंदू मुसलमान न किया जाए तो बीजेपी एक भी इलेक्शन नहीं जीत सकती है। अभी पहलगाम के जो जख्म है वो भरे नहीं है, उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई है और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो फिर ये टेरर और टॉक जिसको मोदी जी कहते हैं कि एक साथ नहीं हो सकते, ये किस तरह की बातें आरएसएस करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि क्या ये अमेरिका का दबाव है? क्या जियोपॉलिटिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन बदल रही है, क्या उसकी वजह से ये नरम पड़ते हुए तेवर है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान में जंग के दौरान एक बार नहीं 2 बार जो बातचीत
एक बार तो प्रॉपर बातचीत हुई, दोबारा फिर अराक्ची पाकिस्तान गए, तो वो सब कुछ हमने देखा कि किस तरह से एक इम्पोर्टेंट भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है इस सब में। और उसके अलावा जो एक विदेशी मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आई, जिसको लगातार जो हमारे देश के भी बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब चाइना लगातार उनकी मदद कर रहा था पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में रहकर मदद कर रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत दरअसल चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहा था। तो क्या ये जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, क्या उसमें ये सरकार का एक बदला हुआ, क्या हम स्टैंड और आरएसएस उसको बताता हुआ नजर आ रहा है? हीलियस के जो फाउंडर हैं समीर अरोड़ा, उन्होंने कहा कि आई हैव नेवर सीन फॉरेन इन्वेस्टर्स सो अपसेट विद इंडिया, और मैं अभी अमेरिका से लौट कर आया हूं, उन्होंने सीएनबीसी से बातचीत में ये कहा। इसके अलावा उदय कोटक जो है, उन्होंने कहा कि 2 महीने से जो सब कुछ चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसका असर भारत पर अभी तक नहीं आया है और अब बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, ये उन्होंने कहा है। तो सोचिए कि किस तरह से देश में क्या कुछ हो रहा है, और इलेक्शन की वजह से इस सब पर लगभग 70 दिन से किस तरह की पर्देदारी की जा रही थी। ये जो स्टैंड बदला है आरएसएस का, जो आरएसएस पाकिस्तान को आतंकी नेशन कहते नहीं थकता था, और आज वो पीस की बात कर रहा है। जो होसबोले साहब कह रहे हैं उसमें एक तो जो सेंस ऑफ रियलिटी नजर आ रही है और सेंस ऑफ विजडम नजर आ रहा है, लेकिन ये सेंस ऑफ रियलिटी, रियलाइजेशन आपको 12 साल बाद क्यों आया? और आपको उस रेटोरिक के खिलाफ क्यों नजर आया कि एक एक व्यक्ति, देश के मुसलमानों तो छोड़ दीजिए, कुछ भी जरा भी आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को आपके तमाम प्रवक्ताओं ने मंच पर खुलेआम टेलीविजन पे जब पाकिस्तानी कहा और पाकिस्तान चले जाओ का कैबिनेट मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट जारी किया, तो होसबोले साहब कहाँ थे उस समय? क्या संघ का कोई बड़ा नेता उस समय देख नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है? और ये सलाह क्या अमेरिका से चल के आई है? किसने दी सलाह आपको आज पाकिस्तान से बात करने की? जब भारत कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, साल भर हुए हैं और पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, और भारत सरकार ही कह रही है कि नहीं, इसको जब तक पूरी तरह खात्मा नहीं होगा तब तक खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो आपने पानी भी बंद कर दिया। ये सलाह विदेश नीति को ये संघ की ओर से आ क्यों रहा है? ये सलाह क्या किसी और ने दिया है? संघ तो कहता है हम राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रनीति करते हैं, और अगर राष्ट्रनीति करते हैं तो ये सलाह सीधे सीधे सरकार के साथ बैठ के या क्या विदेश मंत्रालय के साथ बैठ के उनको कहा गया? ये दोनों 36 के आंकड़े पे चलते हुए नजर क्यों आ रहे हैं कि सरकार कुछ और कह रही है कि नहीं, वो तो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान से दोस्ती करेंगे। तालिबान के मुसलमान जो और कट्टर हैं वो दोस्त हैं, और पाकिस्तान के साथ बात करने वाला तो राहुल गांधी से लेके और एक आम आदमी तक, टेलीविजन चैनल पे कोई पत्रकार ही कह दे तो तुरंत कह देंगे आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान परस्त हो, आप मुसलमान परस्त हो, आप देशद्रोही हो और पता नहीं क्या क्या हो। ये क्या संघ के लोग ये टेलीविजन नहीं देखते? क्या सोशल मीडिया नहीं देखते? उन्होंने कभी इस पर कहा है यह सब बंद करो और ये नहीं होना चाहिए? आप अगर वहां चुप रहेंगे तो ये माना जाएगा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही संघ कह रहा है, और इसी आधार पे आप कहते नहीं राजनीति, तो आप सरकार बनाने के लिए उनको डर्टीएस्ट गेम प्ले करने का आप इजाजत देते हैं कि आप कुछ भी करो, चुनाव जीतो। ये जो 36 का चल रहा है ना, उसमें देश पिस रहा है, देश के लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ये मत करिए, लेकिन आप वही करते हैं। आपको रियलाइजेशन 12 साल बाद होता है। अगर यही मीडिया ने आपको पहले समझाया होता, इसीलिए कहा जाता है ना, क्रिटिक को रखिए अपने साथ, चापलूस तो सभी रखते हैं। ये बात 12 साल बाद आज क्यों हुई? ये बात तो पुलवामा से पहले भी हो सकती थी। पुलवामा और पहलगाम होता ही नहीं। अगर शांति अमन की ही बात कर रहे हैं तो ये बात जिस समय चाइना में प्रेसिडेंट ट्रंप घूम रहे हैं उस समय हमें ये क्यों ज्ञान आ रहा है कि हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से तब जब वो चाइना से दोस्ती कर चुका, जब वो रशिया से दोस्ती कर चुका, जब वो ट्रंप के साथ उनके मीडिएशन में लगा हुआ है इजराइल के, तो हम फादरलैंड इजराइल को क्या कहेंगे अब कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करने जा रहे हैं? मतलब ये जो खिचड़ी आपने इतनी बना दी है, इतनी कड़वी खिचड़ी बना दी है कि इसको खीर बनाना मुश्किल है।
ये नहीं बन सकता खीर। इसके लिए आपको बैठ के संवाद करना होगा लोगों से। रियलाइजेशन है तो उस रियलाइजेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, ये गलतियां हमारी सरकार ने की हैं। आपके समर्थन की सरकार है, आप ही उसके लिए बुनियाद तैयार करते हैं, और ये फिर आप विदेश कहते नीति में क्या नहीं आप एक ऐसा। शिफ्ट देख रहे हैं? विदेश नीति में सबसे जी ज्यादा क्रिटिसिज्म अभी अगर मोदी सरकार की किसी चीज का हो रहा है तो उनकी विदेश नीति है, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या नीति है। अभी आप ये देखिए कि अरागची भारत में होंगे, मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी बिफोर ही लीव्स फॉर यूएई। इसके अलावा ट्रंप जो है वो चाइना में है, पाकिस्तान को लेकर ये बात कही जा रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ हम इजराइल की तरफ और अमेरिका की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमारी तमाम नीतियां जो है उधर की तरफ है। ये कहा जा रहा है कि भारत की राजनीति का और भारत का क्या इजरायलीकरण किया जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का तो ये तक कहना है, क्या उसी की कड़ी में ये बयान दिया गया है? क्योंकि ओंकारेश्वर जी, आपको ही पता है ये ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। ये एक मुझे लगता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में आकर पीटीआई जैसी एजेंसी को ये इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा है। उन्हें पता है कि इसके बाद क्या होगा फिर। नहीं, ये क्या है कि आप कोई भी करण करिए, इजराइल करण करना हो करके देख लीजिए, अमेरिका करण करना हो करके देख लिए, कुछ भी करण तो करिए। कोई आपका डॉक्ट्रिन इस पे नजर तो आए कि ये डॉक्ट्रिन है। आपका डॉक्ट्रिन तो है कि सारा जो है वो एक साथ मिला दो, दही भी, दूध भी, सब्जी भी, और उसमें नमक भी, और इतना मिर्च डाल दो, मिर्च इसमें इतना पड़ा हुआ है कि सब खाना खराब हो चुका है। ये पॉलिसी है ही नहीं। विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है। विदेश नीति के लिए 75 साल से देश ने एक विदेश मंत्रालय नाम का एक बड़ा मंत्रालय खड़ा कर रखा है। विश्व भर में उसके एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं। आईएफएस एक पूरा का पूरा काडर अलग है। आपने उससे जिक्र किया, आपने उससे पूछा कि हम ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जब जैसे ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं या किसी भी मुसलमान कंट्री के साथ, तो आपको जानना चाहिए कि आपके बगल में जो बांग्लादेश है वो भी मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान है, फिर तालिबान अफगानिस्तान मुसलमान है, मालदीव भी मुसलमान है। लेकिन मालदीव को आप 5,000 करोड़ का लोन क्रेडिट दे देंगे और हिंदू नेपाल को 300 करोड़ का देंगे। ये कौन सा हिंदुत्व है? और जब आप इनको ईरान के साथ छोड़ के आप इजराइल के साथ जाएंगे तो दुनिया के 57 इस्लामी देश आपके साथ, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। फिर आपका पेट्रोल डीजल कहां से आप लेना है लीजिए। आप उसको बचाव के लिए कहेंगे कि मैं वर्सेटाइल कर रहा हूं और उसको हमने बहुत ज्यादा, बहुत दुनिया से ले रहा हूं, तो खरीदिए। कितने कितने दुनिया से आप खरीदेंगे? आपने क्वाड ज्वाइन किया कि नहीं साहब, हम क्वाड में रहेंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड भारत, और हम जो ये जो हमारा ओशन है उसमें हिंद महासागर है, उसकी सुरक्षा होगी। उसकी सुरक्षा के लिए आपने ज्वाइन किया। फिर आपने उसके एकदम अपोजिट जो ग्रुप है, ब्रिक्स है, जो डी डॉलराइजेशन की बात करता है, उसमें आपने ज्वाइन किया, अमेरिका जिसको देखना नहीं चाहता। तो न तो आप अमेरिका के साथ खड़े हैं माय डियर फ्रेंड कह के, न रशिया के साथ खड़े। रशिया को आपने अलग ज्ञान दे दिया कि ये युद्ध नहीं बुद्ध का समय है। रशिया नाराज हो गया। रशिया जाहिर है उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो आपने दुनिया में हर मुल्क का साथ खुद ही छोड़ दिया है, और उसके बाद वापस अब आ रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये इस देश को सिर्फ भ्रम में नहीं रखा जा रहा है, अपनी पार्टी इनकी भ्रम में आ गई है, मति भ्रम हो गई, दिशाहीन हो गई है पूरी तरह से। समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे चले, और इस सिर्फ इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्रिटिसिज्म सुनना नहीं आता। जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं सुनोगे, आप इस तरीके से जो रिजल्ट आ रहा है, आप इकोनॉमिक पॉलिसी देख लिए उदय कोटक के ही साथ, जिन्होंने कहा है कि 11 ट्रिलियन हैज बीन वाइप्ड आउट। वो कहां से वाइप्ड आउट हो गए? जरा उनका ट्विटर हैंडल देखिए, 11 ट्रिलियन। आप 5 ट्रिलियन कब बनने वाले थे? 2024 में, आज 26 आ गया, और अभी तक 5 ट्रिलियन का, वो 5 ट्रिलियन भी आप नहीं बनाते। हमारे देश की जनता, वो हमारा इतना है, पॉपुलेशन है कि उस हिसाब से, और अगर मनमोहन सिंह की स्पीड होती तो बन जाता। ये क्यों हो रहा है? आज जब इतने अच्छे दिन आ गए हैं देश के, तो इन अच्छे दिनों में इतने बुरे हालात कैसे पैदा हो गए? तो झूठ से देश नहीं चल सकता, झूठ से दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया ने अगर ट्रंप का साथ छोड़ा है तो उनके झूठ के कारण छोड़ा है।
अब जब सब जगह से घूम के वापस आ रहे हैं तो आप कह रहे नहीं पाकिस्तान से बातचीत भी होनी चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, वो बंद कहां हुआ है? उसकी घोषणा कहां हुई है कि वो बंद हो गया? तो ये बिल्कुल। घालमेल, ये ओंकारेश्वर सारा जी, नजर लेकिन आ क्या रहा है। क्या ये लग रहा है कि ये दरअसल हिंदुस्तान को भी ये पता है, और सरकार को, मौजूदा सरकार की मैं बात करूंगी, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि कई डिफेंस एक्सपर्ट ने ये कहा कि बहुत सारे सबक जो है वो उससे सीखे गए हैं, और चाइना उनकी रियल टाइम मदद कर रहा था, उनको जहाजों से लेकर हथियार से लेकर हर तरह की मदद चाइना ने की, और शायद ये एक तरह का सरप्राइज था, शॉक था भारत के लिए और आर्मी के लिए भी हो सकता है। क्या अब उन्हें पता है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां कभी अगर बनती हैं पोजिशनिंग के लिए, जिस तरह से हमने देखा है ये करती हुई नजर आती है ये सरकार, तो वो पाकिस्तान से सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि चाइना से भी होगी, और हो सकता है रशिया से भी हो, और हो सकता है अब तो ईरान भी उनका दोस्त है, वो भी किसी तरह से मदद करे। और अमेरिका तो आप ये कहते थकते ही नहीं है मुनीर को लेकर और मौजूदा पीएम को लेकर कि वो कितने ग्रेट लोग हैं। देखिए, हम इस पूरे जो विश्व बिरादरी का जो विश्वास है, उस विश्वास को हम खो चुके हैं। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका के सामने खड़ा होने के बावजूद, उनके 2-2, 3-3 जो बड़े बेड़े को ले जाने के बावजूद ईरान डटा रहा, क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान तीनों ने मैरीटाइम बेल्ट एक तरह से बना लिया था, और उसके बाकायदा युद्ध होने से 1 महीने पहले अभ्यास भी किया था, नौसैनिक अभ्यास किया था, नौसेना का अभ्यास था। उसमें जो पहले आरआईसी बनने की बात थी, रशिया, इंडिया, चाइना, उसमें ऑलरेडी ईरान ने इंडिया को रिप्लेस कर दिया है, और हम खामोश बैठे हैं। इसीलिए हम जब यूक्रेन में जब पीस टॉक कराने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए बात होती थी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस भारत उसकी मध्यस्थता करता, उस मध्यस्थता का काम अब पाकिस्तान ने ले लिया है। अब वो अमेरिका और उसके बीच में, ईरान के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, यहां तक कि इजराइल के साथ मध्यस्थता करा रहा है। उस इजराइल के साथ जिसने किसी समय ये भी खबरें आई थी कि वो भारत के साथ मिलकर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करना चाहता है, या कोई सलाह आया था इस तरह का। तो जो वहां तक था अब वापस उसके साथ जुड़ रहा है। आपने चाइना के साथ हमारे क्या रिलेशन है आज तक स्पष्ट नहीं है, कि हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे इतना ज्यादा आयात हो रहा है, और हम कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन भी है। एनडीए ने सबसे पहले, जॉर्ज फर्नांडिस ने यह घोषणा की थी कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। आपने क्या घोषित किया कि आपका एनिमी नंबर 1 कौन है, आपका फ्रेंड नंबर 1 कौन है? आपने तो फ्रेंड माय डियर डोनाल्ड को घोषित किया हुआ है, और उस डोनाल्ड ट्रंप ने आपके हथकड़ियों बेड़ियों लगा के आपके भारतीयों को भेजा, आपके ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाया, आपके ऊपर हर रोज दबाव डालते हैं, सीज फायर की घोषणा वो करते हैं, और आप कहते हैं माय डियर फ्रेंड। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। बैकबोन के साथ खड़े होना होता है। बैकबोन के साथ खड़े होने के लिए 140 करोड़ के लोगों को मुंह पे जुबान पे लाने से नहीं होता है। आपका हर जो भाजपा से अलग सोच रखता है और जो न्यूट्रल थॉट रखता है, उन मुसलमानों, क्रिश्चियनों और सिखों, उसको छोड़ दीजिए, पारसियों को। आपने तो हिंदुओं को अपना दुश्मन बना रखा है कि ये नहीं, हिंदू नहीं है, ये रामद्रोही है, ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तान परस्त हैं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस भाषा को आपने कभी कंडेम किया है? नहीं किया है। तो वो जो लोग अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, वो अपोजिशन के लोग तो इसी देश के हैं। या तो उन 60% लोगों को कह दीजिए कि भैया ये सारे के सारे विदेशी हैं। ये पूरा का बिल्कुल। पूरा आपको नैरेटिव राइट करना पड़ेगा, नैरेटिव को रीराइट करना होगा। नैरेटिव आपका गलत हो गया है, आपकी सोच जो है गलत दिशा में जा रही है, उसका असर इकोनॉमी पे है, उसका असर फॉरेन पॉलिसी पे है, उसका असर सिक्योरिटी पॉलिसी पे है, उसका असर आपकी अपनी पार्टी पे है, उसका असर आपके 100 साल के हिंदुत्व के आंदोलन पे है, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं, भारत को अब तो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहिए, घोषित नहीं करना चाहिए। अगर नहीं घोषित करना चाहिए तो 100 साल से आप ये आंदोलन क्यों चला रखे हैं? विचारधारा में, राष्ट्रनीति और राजनीति में आप राजनीति, इतनी गंदी राजनीति करने देते हैं,
और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, तो इस देश में इतना जहर क्यों फैलाया जा रहा है? तो पाकिस्तान से बातचीत करनी हो या ईरान से करनी हो या अमेरिका से करनी हो, किसी भी देश से करनी हो, उससे पहले भारत से संवाद करना होगा आपको, अपने नैरेटिव को राइट करना होगा, रीराइट करके उसको ठीक करना होगा। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इसको कहें कि अचानक देश मान जाए कि उनके ऊपर अभी गोले फेंकने हैं और तुरंत कहें कि नहीं अब उसके बाद जो है उनके साथ जो है फुटबॉल भी खेलना है, बातचीत। क्रिकेट के जी, गोले बिल्कुल। फेंकने हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, जिसके बाद एक तरह से पूरे बाजार में तमाम जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ये चिंता है कि उनकी करोड़ों नौकरियां जो है जा सकते हैं, कारोबार उनके बंद हो सकते हैं, उन्हें गैस मिलना, तेल मिलना, खाने का तेल मिलना, सब कुछ आने वाले वक्त में बंद हो जाएगा। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो कहा गया है उससे कहीं ज्यादा छिपाया गया है। अगर आप 2 लाइन में मुझे ये बता सकें कि आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं? कोविड से ज्यादा परेशानी आर्थिक रूप से इस समय आने वाली है, क्योंकि कोविड के समय भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लोगों के पास कम से कम पैसे थे और सिर्फ एक सेवा जो है वो है उसकी स्वास्थ्य सेवा, वो खत्म हुई थी। उस स्वास्थ्य सेवा का के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना एंटिसिपेटेड नहीं था। जो गलतियां हुई उसको भी हम 1 मिनट को छोड़ देते हैं। जो लाशें हमने गंगा में देखी, हमने जिस तरह से लोगों सारे देश में जिस तरह से कोहराम मचा हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड था, 100 साल में आता है, चलिए उसको मान लिया। उस समय भी लोगों के पास पैसे कम से कम थे। पैसा खत्म होगा तो ये पूरे देश में हाहाकार मचने वाला है। नौकरियां समाप्त हो रही हैं। तो जी, मुझे तो बिल्कुल। लगता नहीं है कि अभी आने वाले दिनों में कोई सुधार होगा। सुधार के लिए उसको मानसिकता बनानी होगी, तभी वो सही दिशा में जा सकता है।